मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मैथमेटिक्स की वार्षिक परीक्षा 2024 उसका क्वेश्चन पेपर वो सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर हमारे पास सेट ए है, ए सेट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें दो तरह का पेपर होता है, एक बेसिक का और एक स्टैंडर्ड का। तो हम स्टैंडर्ड का पेपर कर रहे हैं सेट ए में। इसका पैटर्न टोटल 80 मार्क्स और 3 घंटे का है। इसमें 38 क्वेश्चन है हमारे पास। तो सेक्शन ए में एक एक नंबर के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 672 तथा 120 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? यदि हम डायरेक्ट करें एलसीएम तो वैसे तो बड़े मेथड से तो इसके फैक्टर बनाएंगे, जो सभी में कॉमन है एचसीएफ होता है, सभी को मिला लें वो एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होता है। एलसीएम इन तीनों में सबसे बड़ी है 120, ये एलसीएम होगा। ये कब होगा? जब ये सभी से भाग हो जाए। 6 से ही भाग हो जाता है, लेकिन 72 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसका मतलब ये एलसीएम नहीं है। तो इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। इसका दुगुना क्या होगा? 240। 240 क्या 72 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो 100 ये भी नहीं है। तो 12 दिया 36 यानी कि 360। इससे 3 इसको 3 से गुणा करो। अब 72 है के पहाड़े में 360 आता है, तो इसका एलसीएम क्या हुआ? 360। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाए। इसका पूरा रूट नहीं निकलता, ये परिमेय संख्या नहीं। उसमें परिमेय संख्या पूछी है, इसमें भी रूट रहेगा, अपरिमेय संख्या है। इसमें 2 जमा रूट 9 का रूट क्या होगा? 3, 3 और 2 5। इसमें रूट खत्म हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन क्या है? डी। इसमें भी 2 का रूट रहेगा, ये अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पूछी क्या? ये है परिमेय संख्या। थर्ड, एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो। द्विघात बहुपद जब बनाते हैं द्विघात बहुपद x² - sx + p, इसमें हमारे पास योगफल है ये तो 4 के बराबर, गुणनफल है 1 के बराबर। इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये फार्मूला s की वैल्यू है 4x और प्लस p की वैल्यू 1। तो ये किसमें है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ये ठीक। फोर्थ क्वेश्चन एक पीछे है 10 7 4 का कौन सा पद -62 है? कौन सा पद? इसको हम n वां पद मान लेते हैं कि -62 है। n वां पद का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 * d। ये -62, इसमें a की वैल्यू हमारे पास 10 फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 7 में से 10 माइनस करो, -3। इसमें वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू 10, n निकालना है हमने, और d की वैल्यू -3। -62, 10 को उधर ले जाओ, n - 1 -62 और -10 और बटे में -3 डिवाइड कर दो इसे। ये -72 -3 -3 कैंसिल, 3 में से 3 × 12। n की वैल्यू निकालोगे, 1 को उधर ले जाओ, 24 + 1 25। इसका मतलब कौन से नंबर का पद है? इसमें 25वां पद है। ऑप्शन बी, ये ठीक। पांचवा, k का मान जिनके लिए द्विघात समीकरण kx² - 2kx + 6 के मूल बराबर है। द्विघात समीकरण के मूल कब बराबर होते हैं? जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो। d क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0। इसमें a की वैल्यू देखो, x² का ऑप्शन डी k होगा। x को छोड़कर क्या होगा यहाँ? b। और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू इसमें पुट करो। -2k² - 4a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 × 6 = 0। स्क्वायर करो, -4k² - 4 × 6 24k बराबर 0। आइदर 4k कॉमन, k - 6 4k = 0, k = 0। यदि k की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो द्विघात समीकरण ये द्विघात 2 डिग्री खत्म हो जाएगी, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से k - 6 = 0, k की वैल्यू क्या होगी? 6।
तो इसमें ऑप्शन है हमारा ए, ये ठीक। 6th क्वेश्चन, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी, दूरी का मतलब डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होगा, दोनों एक्स का डिफरेंस -5 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर, दोनों y का डिफरेंस 7 - 3 उसका स्क्वायर, सारे का रूट -4 के स्क्वायर, ये भी 4 स्क्वायर, 16 + 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, और ये कितनी बार है, 2 बार, 2 अंदर, तो ये ऑप्शन है हमारा बी, ये ठीक। 7वां त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF में कौन B बराबर कौन E, कौन C बराबर कौन F और AB = D, तब दो त्रिभुज कैसे होंगे। अब एक बार त्रिभुज बना लो इसमें, ABC और DEF, एंगल B = एंगल E, एंगल C = एंगल F, ये एंगल इसके इक्वल, AB = DE, AB फिगर में ये दो कोण बराबर है, तो इसका मतलब है तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। त्रिभुज में दो कोण संगत कोण बराबर है, तीसरा कोण भी अपने आप ही बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में आप कौन सा नियम लगा सकते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांसम, और नियम कौन सा है, AS और दोनों तरफ क्या है, एंगल, तो सर्वांसम है और सर्वांसम उसके साथ क्या है, समकोण भी, तो ये है ऑप्शन ए, ये। 8वां, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के डिग्री के कोण पर झुकी हों तो P और A किसके बराबर होगा। अब यदि हम फिगर ऐसे बनाएं इसकी, ये दो स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जब खींचते हैं वो बराबर होती है लेंथ में, और ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी होती है, झुकी हुई है। इसमें POA बाह्य बिंदु P है और PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, ये केंद्र, इसमें हमने निकालना POA ये कोण निकालना, इसको मिला दो, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब, ये 90 डिग्री का कोण, ये चतुर्भुज है तो चारों कोणों का जोड़ क्या होगा, 360, ये 90 90 है 180, तो इन दो कोणों का जोड़ भी क्या होगा, 180, ये 80 अंदर क्या होगा, ये 100, तो आधा गिरना है ये, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांसम है ये, तो आधा कोण है हमारे पास 50 डिग्री का, ऑप्शन ए, ये ठीक। 9वां क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। अब इसमें यदि हम फिगर बनाएं इसकी, P पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये फिगर O केंद्र वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये PQ स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये त्रिभुज कैसे बन गई, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज में हमें दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर और क्या है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण दे रखा है, तो PQ की लंबाई स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी, आधार निकालना, इसमें बेस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम, यदि बेस या परपेंडिकुलर आधार या लंब निकालना हो तो माइनस करते हैं हम, माइनस कैसे करेंगे, कर्ण में से 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और ये निकालना हो दोनों, कर्ण निकालना दोनों जोड़ देते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 माइनस करो 119, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी, ये ट्रिग्नोमेट्री। 10वां क्वेश्चन, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान ज्ञात करो। इसमें वैल्यू पुट करो, sin 60 की वैल्यू वर्गमूल 3/2, cos 30 की ये भी वर्गमूल 3/2, प्लस sin 30 1/2 और cos 60 ये भी 1/2, दोनों की गुणा करोगे 3/4 प्लस 1/4, जोड़ोगे एलसीएम लेके 4/4 और ये कैंसिल हो जाएगा,
ऑप्शन बी ये ठीक। 11वां क्वेश्चन, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो tan a का मान ज्ञात करो। अब इसमें त्रिभुज में sin क्या होता है? sin क्या होता है? sin थीटा ये होता है लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब है ये लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास 3 है, कर्ण क्या है? 4 है। तो क्या निकालना हमें? कौन सी भुजा गायब है? आधार निकालो, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 ये 7, रूट 7 आ गया, ये है आधार। हमें tan निकालना। tan क्या होता है? tan a होता है आधार बटे लंब बटे आधार। अब लंब हमारे पास तो 3 है और आधार कितना है? वर्गमूल 7। तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास? ए ये ठीक। 12वां क्वेश्चन, 9x² a - 9 tan² a बराबर किसके है? अब हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें sec और tan आता है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 के बराबर होता है। अगर इसमें से मैं 9 कॉमन ले लूं तो ये फार्मूला सीधा ही है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी और 9 को 1 से गुणा करोगे 9, ऑप्शन बी। यदि फार्मूला सीधा है तो जो साथ में संख्या वो ऐसे कैसे आ जाएगी? यदि उल्टा है तो माइनस आ जाएगा इसके आगे। 13वां क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये अगर 2 से काट दें हम 360 तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी ये ठीक। 14वां क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण, वही फार्मूला है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें पाई का मान, आंसर में पाई नहीं है तो पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 22/7। आर है हमारे पास त्रिज्या 6 × 6 आर स्क्वायर और थीटा है 60 और बटे में 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, 6 दूनी 12, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन है हमारा ए ये ठीक है। 15वां क्वेश्चन, त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर गोले का। 4 पाई की वैल्यू नहीं दी हो तो 22/7। आर स्क्वायर 2 बार 2.1 2.1, 7 से काट दो 7 के 21, 0.3, ये है 55.44 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ये ठीक है। 16वां क्वेश्चन, यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्यक बहुलक 11 और 17 है तो उसका माध्य क्या होगा? अब इसमें एक फार्मूला हमारे पास, बहुलक बराबर मोड 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। जब 2 की वैल्यू दे रखी तो ये फार्मूला लगाते हैं हम। तो इसमें बहुलक है हमारे पास 17, 3 माध्यक ये है 11 माइनस 2 माध्य निकालना है। 11 या 33, इसको इधर ले आओ। 2 माध्य 33 माइनस 17 तो कितना बच गया? 16 और 16/2 8, माध्य कितना आ गया? 8, ऑप्शन बी ये ठीक। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वितरण के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योग। अब माध्यक मीडियन क्या होगा? इसमें यदि हम CI संचयी बारंबारता निकाल लें, ये 10 है, 10 में 15 जोड़ोगे 25, 25 में 12 जोड़ोगे 37, 37 और 20 57, 57 और 9 66। ये टोटल इसका 66 है। इसका मतलब इसका टोटल करेंगे तो 66 आएगा। तब इसमें मीडियन क्लास क्या होगी? मीडियन क्लास होती है n/2, ये टोटल बाय 66 को 2 से भाग करके देखो कहाँ आता है? 33 आएगा। 33 इसमें देखो कहाँ है? इसमें है। तो मीडियन क्लास तो हमारी ये है मीडियन क्लास, ठीक है मीडियन। और बहुलक क्या होगा? मॉडल क्लास। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये है मॉडल क्लास। अब उसमें क्या है? उनकी निचली सीमाओं का योग। इसमें निचली सीमा कौन सी है? 10 और मॉडल क्लास में निचली सीमा क्या है? 15। दोनों का टोटल कितना है?
25। ऑप्शन कौन सा है? बी, ये ठीक है। 18वां क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का एक पासे को एक बार फेंका जाता है, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब विषम संख्या क्या होती है? 1 से 6 तक, 1 3 5, ये होंगी विषम संख्या। तो 3 संख्या होंगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6, 1/2। ऑप्शन बी, ये ठीक। 19वां क्वेश्चन, अभिकथन वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या का उदाहरण है। अप्रिमेय संख्या है तो आगे कारण क्या है? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रिमेय संख्या होती है। ये गलत कह रहा है। मानो धनात्मक संख्या 4 है, इसका वर्गमूल क्या है? ये अप्रिमेय संख्या नहीं है। तो ये अभिकथन ए ठीक है लेकिन आर गलत है। ए ठीक है लेकिन कारण जो है वो गलत है। ऑप्शन कौन सा है? सी, ये ठीक। 20वां, अभिकथन ए बिंदु 0 5 y एक्स पर स्थित है। y एक्स पर x की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है ताई। कारण क्या है? y एक्स पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो यही है। अगर हम ऐसे क्वेश्चनों में बीच में क्योंकि लगा दें अभिकथन और कारण में, यदि वो ठीक बनता है तो ऑप्शन ए ठीक होगा। तो इसमें क्या है? बिंदु 0 5 y एक्स पर स्थित है y एक्स पर, क्योंकि y एक्स पर किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो ये सत्य है। ये लाइन मिलाओगे, कंबाइन करोगे तो ये ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या है? ए, ये ठीक है। सेक्शन बी, ये शुरू होता है सर ये हाँ, ये 2 चरवाहे रैखिक समीकरण इससे है, सेकंड चैप्टर से। सेक्शन बी शुरू होता है। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। हल करने का मतलब x और y का मान। अब x और y का मान डायरेक्ट मैंने बताया था कैसे करते हैं। जो एमसीक्यू जो करवा रखे हैं उसमें मैंने डायरेक्ट बताया था। x और y का मान क्या करते हैं? x के मान के तो आगे माइनस लगा देते हैं। सबसे पहले x और y को क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। 4 दूनी 8, माइनस के 8, इस तरह राइट, ऊपर से नीचे। फिर माइनस अपनी तरफ से 5 दिया 15, ये दोनों के नीचे लिखो, -8 -15। अब ऊपर देखो x की वैल्यू निकालनी, तो x को दबा दो। अब गुणा करो, 3 दूनी 6, माइनस के 6, क्योंकि ऐसे गुणा जो करते हैं ऐसे कैसे आएगी? कोई साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन इसकी जब गुणा करते हैं साइन चेंज करते हैं। 13 चौक 52, माइनस के 52 है तो क्या हो जाएगा? प्लस के 52। ठीक है। इसी तरह y की वैल्यू निकालो, y को दबा दो। 2 दूनी 4, माइनस के 4, और फिर 5 फिर बंदे 65, प्लस के माइनस के 65 हो जाएगा। ये है x और y की वैल्यू। तो इसमें क्या होगी? 52 में 6 गए 46, 46 प्लस के माइनस के 46, और नीचे कितने हैं? माइनस के 23, 23 दूनी, तो x की वैल्यू तो आ गई 2 इसमें। और इसको ये कितना है? -69, और नीचे -23, माइनस से -23 दिया 69, y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये है x और y की वैल्यू। ऑप्शन नहीं है इसमें, 2 नंबर के ऐसे करने से। और हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं इसको, x को बराबर करके। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको उल्टा 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है। ये 5 × 10x, 5 3 15y, और 13 पंजे 65। इसको 2 से करोगे 10x, और 2 चौक 8y, और 2 दूनी 4। अब घटाने पर लिखोगे, क्योंकि काटने के लिए बराबर करे हैं, साइन चेंज होने चाहिए। माइनस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गए। 15 और 8 23y, ये 69, और y की वैल्यू क्या होगी? 69/23, 23 दिया 69, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू 3 किसी एक इक्वेशन में रख लो, x की वैल्यू आ जाएगी। हम ऐसे कर सकते हैं, ये डायरेक्ट है। ठीक है, किसी तरह कर लो। 22वां क्वेश्चन, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। इसकी फिगर ये है मीनार, ये धरती हो गई। आगे क्या कहता है? धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ये एक बिंदु है, आधार से कितनी दूरी पर है? ये बिंदु 15 मीटर की दूरी पर। और यहाँ का जो मीनार का उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का।
ये 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एक्स सपोज करो, नाम ए बी सी, तो हमारा मीनार की ऊंचाई ये है एक्स मीटर। ए डी हमारे पास है 15 मीटर, एंगल ए है 60 डिग्री। अब त्रिभुज ए बी सी में जो साइड निकालनी है वो तो ऊपर लिखोगे बी सी, और जो वैल्यू गिवन है वो नीचे ए बी। ये क्या है, लंब बटे आधार, ये क्या होता है tan, लाल बटे का tan थीटा। बी सी की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू 15, tan 60 वर्गमूल 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 15 वर्गमूल 3 मीटर। ये है मीनार की ऊंचाई 15 वर्गमूल 3 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 22 का। और है ये आकृति में पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू, पी टी बटे टी आर। कौन पी एस टी ये जो कौन है, और पी आर क्यू ये बराबर। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो भुजाएं इसमें बराबर है। इसमें नहीं करना, इसमें क्या गिवन है, क्योंकि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। ये दो भुजाओं का रेशो सेम है, ये बटे ये और ये बटे ये, दो भुजाओं का रेशो सेम है। तो थेल्स प्रमेय द्वारा के विलोम द्वारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, इसमें क्या होगा, या एस टी पैरेलल क्या हुआ। यदि दो भुजाओं का रेशो सेम है तो तीसरी ये जो लाइन है तीसरी भुजा के समांतर होती है बीपीटी थ्योरम से। अब ये समांतर है तो ये जो कोण है ये किसके बराबर होंगे, ये कोण क्या होंगे, संगत कोण, और ये कोण इसके बराबर संगत कोण। हम इसमें हमारे को ये दे रखा है 1 ये 2 और ये 3 ये 4। अब क्या है, कोण 1 बराबर कोण 3, कैसे कोण है, संगत कोण। परंतु कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया है, दे रखा है। इसमें सॉल्यूशन की जगह प्रमाण लिख लो, प्रमाण। ये ऊपर गिवन है 10 और ये है 7। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों साइड ये भी क्या होंगी, बराबर। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। 2 और 3 ये कोण बराबर है तो दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। पी क्यू बराबर पी आर, यहाँ लिखोगे बराबर कोणों की संगत भुजाएं वही बराबर होगी, और यही हमने सिद्ध करना था। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज। 23वां, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ये त्रिज्या, ये स्पर्शरेखा, ये केंद्र से बाहर कोई भी, तो मान लिया जो वो भी है वो 5 सेंटीमीटर है और ए बी 4 सेंटीमीटर, फिर 4 निकालना। समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखो वृत्त को कैसे लिखते हैं हम, समकोण त्रिभुज में आर निकालना है तो माइनस करेंगे हम, दोनों को माइनस करेंगे।
पाई का कोस नियम द्वारा r बराबर 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का 25, 4 का 16, ये 9 का क्या होगा रूट 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें टेबल की वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखेंगे 2 tan 45 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2 ऊपर स्क्वायर माइनस sin 60 ये भी वर्गमूल 3/2 स्क्वायर। ये दोनों वैसे ही कट गए, 1 + 1 माइनस, तो 2 × 1 2 आ गया। 25वां क्वेश्चन, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री का। ये भी दोबारा फिर आ गया। इसमें त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर। ये फार्मूला पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, r है 4 का स्क्वायर, थीटा है 30 बटे में 360, 0 से 0 कैंसिल, 3 12, 4 3 12 और ये होगा 2288 बटे में 7 3 21 वर्ग सेंटीमीटर। ये है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये 25वें का और एक वृत्त के चतुर्थांश का मतलब क्या है क्वाड्रेंट, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि 22, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, परिधि और व्यास का अनुपात, यानी कि व्यास है, त्रिज्या कितनी होगी 7/2। यदि किसी वृत्त की परिधि 22 है तो उसका व्यास कितना होगा 7, तो परिधि 22 दे रखी है, इसका मतलब व्यास कितना 7, त्रिज्या कितनी होगी 7/2। अब चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का चौथा हिस्सा, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग कर दो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बाय 4, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, r 7/2 7/2 और बटे में 4, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, ये हमारे पास 11 से 70 बटे में 4 × 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 26वां, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिय संख्या है। अब इसको हम उल्टा मान के चलेंगे, ये अप्रिय संख्या हमें सिद्ध करनी है। हम मान लेते थोड़ी देर के लिए, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम ये 5, यदि परिमेय संख्या है फिर 3 फीड हो गया दिमाग में, 5 परिमेय संख्या, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, हाँ p/q। इसमें r पर गुणा करो, p की वैल्यू क्या होगी वर्गमूल 5 क्या होगी, s करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p² बराबर 5 क्या स्क्वायर। अब p² की वैल्यू क्या है 5 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 5, p² 5 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 5, 5 से गुणा 5 का गुणज है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो p भी 5 का गुणज है, ठीक है। हम ये कर 4 की 2 इतना 16 हो गया ना, 4 का गुणज 16, तो ये क्या है, इसका स्क्वायर हटाओगे वो भी 4 का गुणज होगा, ठीक है। हाँ
तो ये नंबर है 1 और ये नंबर 2। ये 5 का गुणज है, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि P की वैल्यू क्या है 5m। 5 का गुणज है तो मान लिया। अब P की वैल्यू इसमें पुट करो, नंबर 1 P की जगह यहाँ लिया 5m बराबर इसका स्क्वायर और 5q स्क्वायर, ये 25m स्क्वायर, यहाँ भी 25q स्क्वायर, 25 नहीं ये 5 से काट दो, 5 में 25 q स्क्वायर क्या हो गया 5m स्क्वायर। अब इसमें भी वही उल्टा, इसमें q स्क्वायर 5 का गुणज, तो q भी 5 का गुणज। अब ये देखो P भी 5 का गुणज, q भी 5 का गुणज। तो ये ऐसा ही कुछ है, जैसे हम कोई संख्या लिख लेते हैं 15/20, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती जब तक ये कटती है, परिमेय संख्या नहीं होगी। काटने, हाँ, जब काटने के बाद जो बचेगा ना वो परिमेय संख्या है। तो ये दोनों 5 के गुणज हैं। ये नंबर 3 लिखो, 2 तथा 3 से P भी 5 का गुणज है और Q भी 5 का गुणज है। 2 तथा 3 से P तथा Q 5 के गुणज। इसका मतलब क्या है, P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं। जो अनुमान है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं। अतः हमारी कल्पना गलत है। हाँ, ये तो एक क्या है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या के बराबर मानिए, ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। 27वां क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसके जीरोज निकालने हैं। अब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये भी समझो। इसमें सबसे पहले इसके फैक्टर बनाओगे। दो संख्या ऐसी गुणा करें तो 10 एकम कुछ नहीं तो 1 है, गुणा करें तो क्या है 10 एकम 10। यहाँ इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, कुछ नहीं 1 है, तो गुणा करें 10 आएगा। और यहाँ जमा जोड़ करने पर क्या है, जोड़ने पर 7 है। अब 10 कौन से पारे में आता है, जिसका जोड़ करें 7 आए, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 जब जोड़ते हैं कब जोड़ते हैं, जब दोनों साइन एक जैसे होते हैं। एक जैसे होंगे कैसे होंगे, इससे पूछो कैसे होंगे, प्लस है दोनों प्लस है। ठीक है, अब इसके x के साथ जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड करोगे ऐसे कैसा रहेगा 5। तो शून्य जब निकालते हैं हम इसके, शून्य का मतलब होता है जो इसको शून्य बना दे। तो शून्य कौन से होंगे, इसकी साइन चेंज कर दो, -5 और -2, ये तो शून्य है जो इसको शून्य बनाएंगे। अब उसने क्या है, इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब जांच करेंगे हम, जांच में क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये देखो, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या है, इसमें x का कोएफिशिएंट 1 और b की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू क्या है 10, a b c की वैल्यू ये है। तो इसमें जांच करने में सबसे पहले शून्यकों का योगफल देखते हैं। शून्यकों का योगफल s, एक बार तो हम योगफल डायरेक्ट निकालेंगे, एक बार फार्मूले से निकालेंगे, देखेंगे सेम आता है। योगफल -5 प्लस -2, ये -7 आ गया। और फार्मूले से योगफल का फार्मूला क्या होता है, -b/a, -b की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 1, -7 दोनों में सेम आ गई, तो ये ठीक है। अब दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में प्रोडक्ट,
एक बार तो डायरेक्ट करेंगे, -5 -2 5 गुणी 10 प्लस का 10 हो गया ये, प्लस 10। अब फार्मूले से प्रोडक्ट निकालेंगे, फार्मूला होता है सी की वैल्यू क्या है 10/1, ये 10 आ गया, दोनों में सेम आ गई। तो ये जांच दोनों में सेम है, इसका मतलब ये जो शून्य निकाले हैं, जो जीरो निकाले हैं, वो हमारा ठीक है। 28वां, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखो दो तरह की, इसमें इसको तो x लगा के मानेंगे, इसको y लगा के मानेंगे। तो माना दोनों व्यक्तियों की आय क्या है 9x और 7x, और दोनों व्यक्तियों का आगे क्या है खर्च, उसके साथ y लगा लो, 4y और 3y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि आय में से खर्चा घटा दे तो बचत रह जाती है। पहले दोनों की क्या है बचत, कितनी है 2000 रुपए। पहला 9x खर्चा, उसका 9x आय है, उसमें से खर्चा है 4y, ये घटा देंगे कितना बचेगा 2000 रुपए पहले व्यक्ति का, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति का क्या है 7x - 3y, उसकी बचत भी 2000 रुपए, दोनों की सेम है। अब इसमें x y का मान निकालो, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। आय का मतलब इसमें हमें x का मान चाहिए, x का मान डायरेक्ट निकालो। x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर माइनस लगा के, हाँ नीचे क्या लिखेंगे, ऑप्शन 9 या 27 माइनस का 27, और 7 चौक 28 माइनस 28 है तो प्लस 28 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालें, x को दबाओ, गुणा करो, 4 गुणिया 8 माइनस 8000, और इधर 3 दूनी 6 माइनस 6000 प्लस 6000 हो जाएगा, कितना अब ये -2 माइनस 2000 और बटे में 1 प्लस का 2000, ये ठीक है। अब x की वैल्यू ये दोनों की आय क्या होगी, अतः दोनों व्यक्तियों की आय 9 गुणा x की वैल्यू 2000, और दूसरा है 7 गुणा 2000, 9 गुणिया 18000 रुपये, और ये 7 गुणी 14000। तो ये है दोनों व्यक्तियों की आय। 28वें का और है ये, दो समपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूर्ण कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, संपूर्ण। माना दो संपूर्ण कोण, क्योंकि 10th में दो चरों वाले इसको दो चरों से करेंगे हम, एक x और एक y। इसमें छोटा और बड़ा है, हम मान लेते हैं x बड़ा है y से, ठीक है। दो संपूरक कोण का मतलब दोनों का जोड़ क्या होगा, पहली बात तो 180, 180 गई यार, ठीक है। उसमें बड़ा कोण किसके बराबर है, छोटे कोण से 18 ज्यादा, यही है ना। y को इधर ले आओ, x - y बराबर 18, ये नंबर 2। अब दो समीकरण ऐसे बन जाए सिंगल, एक प्लस की और एक माइनस की हो, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 180 बटे 18 आधा कर दिया, यार कितना हो गया, ये 198 हो गया ना, और बटे 2 से 2 में 18, 2 में 18 99। और यदि y की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को घटा के आधा कर दो, 180 - 18 बटे 2
ये कितना रह गया 162 बटे 2, 2 × 16, 2 एकम 2, 81 डिग्री। तो एक्स और वाई के दो वैल्यू आ गई। एक तो है एक्स की वैल्यू 99 डिग्री और एक 81 डिग्री। क्या इससे 18 ज़्यादा है? इसमें 18 जोड़ेंगे तो आएगा ही, है ज़्यादा। 29वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों कॉन्सेंट्रिक सर्कल बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित होती है। अब इसकी फिगर ये है। सेम सेंटर दोनों का, ऐसे बड़े वृत्त की एक जीवा है जो छोटे वृत्त को यहाँ स्पर्श कर रही है और स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? संधिभाजित होती है। ए बी जीवा सी बिंदु पर स्पर्श करती है, वो केंद्र है। गिवन दत्त क्या दिया हुआ है? दो केंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा ए बी जो छोटे वृत्त को सी बिंदु पर स्पर्श करती है, ये देखना है। और सिद्ध क्या करना हमें? सिद्ध क्या करना है? इस बिंदु पर संधिभाजित होती है ये ए सी बराबर सी दोनों बराबर। इसमें रचना भी है, कंस्ट्रक्शन है। रचना कहाँ है? इन बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा। ओ सी को मिला दिया, ओ ए को मिला दिया और ओ बी को मिला दिया। हाँ हाँ वही ओ ए ओ सी तथा ओ बी को मिलाया। ये मैं कानों को लगाया। परमाणु हमारे पास दो त्रिभुज हो गए अभी। ये 90 डिग्री का एंगल क्यों है 90 डिग्री का? क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। ये दो त्रिभुज लेंगे हम, दोनों को सर्वांग सिद्ध करेंगे और फिर हम कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू सी। ठीक है, हाँ। त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ सी में ओ सी बराबर, पहले तो ये कोण लो, 1 2, कोण 1 बराबर कोण 2, प्रत्येक 90 डिग्री। क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये है वृत्त की त्रिज्याएं। वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं। ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन उभयनिष्ठ। जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं कोण क्रम से बराबर होती है, सर्वांग समकोण।
और नियम कौन सा है? समकोण कर्ण भुजा। इसलिए त्रिभुज AOC सर्वांग समय त्रिभुज BOC, नियम RHS, समकोण कर्ण भुजा। अब सर्वांग समय तो AC इज इक्वल टू C2 बाय CPC, और यही हमने सिद्ध करना। 30वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ये बराबर इसके दोनों साइड को सिद्ध करना। इसमें एक साइड को लेंगे हम, यहां कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए रूट। इसका रेशनलाइज देखो एक जैसी है, रेशनलाइज करेंगे इसमें 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसके उल्टे से गुणा, साइन में उल्टा, ये माइनस तो प्लस, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस, उसी से डिवाइड कर दो, उसी से मल्टीप्लाई, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ये भी दोनों बाहर निकल आए, सेपरेट कर दो, 1 बटा कोस ऑफ ए, और ये है साइन ए अपॉन कोस ए। कोस का उल्टा 1 बाय साइन, 1 बाय कोस का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होगा? सेक, साइन बाय कोस टेन, और यही हमने सिद्ध करना। ठीक है, ये था 30वां क्वेश्चन। ये 30वें का और है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड रिडक्शन भी, सेक साइन कोस में बदल दो पहले, सेक की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय कोस ऑफ ए, और 1 माइनस साइन, ये तो साइन है, इसमें भी सेक 1 बाय कोस ऑफ ए, और टेन क्या होगा? साइन ए बाय कोस। एलसीएम लो इसका, 1 माइनस साइन ए बाय कोस ऑफ ए, नीचे लिख लिया ये, और 1 प्लस साइन ए बाय कोस ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 31वां क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आज संख्या पासे में कुल संभाव परिणाम, एक 2 3 6 तक होती है। अब इसमें अब आज संख्याएं कौन सी हैं? अब आज संख्याएं हैं 2 3 5, 3 है भाज्य संख्या, और इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या होगी? 3/6 1/2। 2 और 3 के बीच की संख्या, सॉरी 2 और 6 के बीच की, 2 और 6 के बीच में क्या है? 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 3 4 5, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6, ये भी 1/2। एक विषम संख्या कौन सी होगी? 1 3 5, इसमें भी 3 संख्या है, प्रोबेबिलिटी इसमें भी 3/6 1/2। ये था 32वां क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 धनात्मक पूर्णांक, माना 2 धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत कुछ है और धनात्मक,
एक x और एक x प्लस 1, जैसे 6 है 6 से आगे का 6 प्लस 1 होगा, तो ऐसे मानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्गों का योग 365 का वर्ग करो और योग कर दो, और ये है 365 के बराबर। स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 365 को भी इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये 364 माइनस के बच गई, 2 से कॉमन कैंसिल कर दो, 2 2 1 2 16 2 2 4। अब दो संख्या ऐसी गुणा करें तो 182 एकम 182, और घटाने पर क्या है, गुणा करें तो क्या है 182 तो 182, और घटा है तो घटाने पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 14 और 13 है इसके फैक्टर। हाँ, तो क्या करें, घटाने पर क्या है, जब घटाते हैं तो दोनों साइड अलग अलग होंगे। बड़ा कैसा होगा इससे पूछो, बड़ा प्लस, छोटा क्या होगा माइनस। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि x के सिंगल है यहाँ, प्लस के 14 और माइनस 13, ऐसे कैसे लिख दो, इसके आगे x लिखो, ये फैक्टर होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से तो -14 और यहाँ से 13, ये तो इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने धनात्मक पूर्णांक लेने, माइनस की संख्या नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू 13 आ गया था, 2 धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, इसमें वैल्यू पुट करो 13 और 13 जमा 1 13 और 14, ये दो संख्या हो। अब 32वें का और है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, अरे तो 1/3 है, 3 एलसीएम लेके खत्म करो इसको, 9x स्क्वायर 3 गुणे 6 और ये प्लस 1। इसमें यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म इससे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसमें a की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, b की वैल्यू x -6, c की वैल्यू 1 है। विविध कर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d की वैल्यू क्या होगी b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 4, a की वैल्यू 9 इंटू 1, 6 6 36 9 36 इज इक्वल टू 0। तो मूल तो इसके वास्तविक हैं, d की वैल्यू क्या है 0 आ गई, रहता है मूल वास्तविक, पॉसिबल, रूट्स आर रियल, वास्तविक का तो हमें ज्ञात भी करना है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस वर्गमूल d बाय 2a, माइनस b माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस वर्गमूल d की वैल्यू 0 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 9, ये -6 बाय 9 दूनी 18 6 3 18 -1/3, ये सॉरी ये माइनस b था, माइनस इसमें प्लस 6 आएगा ये, तो यहाँ प्लस 6 प्लस, तो रूट्स कौन से होंगे इसके, x की वैल्यू 1/3 और 1/3, क्योंकि रूट्स जो b की वैल्यू यदि 0 है तो मूल वास्तविक तथा बराबर भी होगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू बराबर। 34वां क्वेश्चन, शांता की शेड में एक उद्योग चलाती है, यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 × 5 मीटर है तो घनाभ के आकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। अभी हमारे सामने ये फिगर बनी हुई है, इसमें नीचे तो ये क्यूबॉइड टाइप का है, ये 15 मीटर लंबाई है
चौड़ाई 7 मीटर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, इसका वॉल्यूम निकालना। पुनः यदि मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 घन मीटर स्थान घेरती है और शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं, जिनमें से प्रत्येक 0.08 घन मीटर के औसत से स्थान घेरता, तब शेड में कितनी हवा होगी? हवा का मतलब है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम निकालना है इसमें हमें। तो इसमें क्या है वॉल्यूम? इसमें हमारे पास एक तो है घनाभ और ऊपर क्या है अर्ध बेलन है। तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों वॉल्यूम को, ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसमें इसको यहां से करेंगे। हाँ, इसमें क्या क्या है? घनाभ की विमाएं, विमाएं यानी कि भुजाएं क्या क्या है? 15 मीटर, 7 मीटर और 8 मीटर। अब बेलन का यदि व्यास देखें, बेलन की त्रिज्या व्यास 7 है, त्रिज्या क्या होगी? 7/2 मीटर। और बेलन की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई या एच की वैल्यू ये है 15 मीटर। हमारे पास सारी चीजें हैं। अब इसका वो दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, पूरे सेट का वॉल्यूम। सेट का आयतन या वॉल्यूम, तो नीचे क्या है? घनाभ का आयतन जमा अर्ध बेलन का आयतन। तो दोनों की वैल्यू, घनाभ का आयतन LBH होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस अर्ध बेलन का, पूरे बेलन का पाई आर स्क्वायर एक्स, पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास 7/2, क्योंकि आर की त्रिज्या है 7/2, पाई आर स्क्वायर एक्स, एक्स 15 और उसका आधा कर देंगे 1/2। और ये उसका आधा, बेलन का आधा 1/2। अब इसमें ये देखो, यहां करेंगे इसको। इसमें कॉमन क्या है हमारे पास? 15 दोनों में कॉमन है, 7 भी दोनों में कॉमन है। तो 15 गुणा 7 ये कॉमन है, अंदर क्या बच गया? या 15 और 7 बाहर, यहां से 8 बच गए, प्लस यहां 2 से काट दो इसको, 2 11 और 7 से 7 कैंसिल भी कर दो, जो कट रहा काट दिया। इसमें 15 और 7 बाहर, तो 11/2 दूनी 4 रह जाएगा, 11/4। इसको एलसीएम लेके 832, 32 और 11 43, 43/4 ये है 45, 15/4 घन मीटर। और इसको पॉइंटर मतलब 4 × 4, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 32, 4 से 28 और 4 × 20, ये है घन मीटर। ये वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम। तो इसमें क्या है? मशीनरी का वॉल्यूम क्या है? उसका आयतन है, वो जो जगह घेरती है वो 300 घन मीटर। और इसमें 20 श्रमिकों का जो जगह देखते हैं वो क्या है? एक श्रमिक का ये है और 20 का देखो श्रमिकों का आयतन एक श्रमिक का 0.08 और 20 का 8 दूनी 16 घन मीटर। तो दोनों की जो है वॉल्यूम कितना है? मशीन और
श्रमिकों का 300 जमा 16, 316 इसमें से माइनस कर दो, शेष शेड का आयतन 1128.75, इसमें से 316 माइनस कर दो, 5 2 1 और ये 8, 812.75 घन मीटर। ये था बचे हुए शेड का आयतन। ये 34वें का और है। आकृति में दर्शाया गया है सजावट के लिए प्रयोग होने वाले ब्लॉक दो ठोस से मिलकर बना है, इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर का या किनारे वाला एक घन है और ऊपरी लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जैसे मेरे पास एक घन है, इसी तरह घन है, ऊपर ये अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है, ऐसे कुछ इस तरह का। तो इसमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें दिखाई दे रहा है, देखो क्या है, इसमें 4 साइड तो ये और एक नीचे 5 साइड है हमारे पास। 5 साइड तो क्या है, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर होते हैं। और इसमें क्या है, अर्धगोला ऊपर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें एक हिसाब देखो, ये इधर किनारे, ये है स्क्वायर में से यदि हम सर्कल माइनस कर दें तो ये किनारे आ जाएंगे, ये किनारे जोड़ दें। तो इन सभी को मिलाकर ये क्षेत्रफल निकालना है। अब इस फिगर से मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया क्या है फिगर ये। चलो अब करते हैं। घन की भुजा 5 सेंटीमीटर और 5 फलकों का क्षेत्रफल, तो 4 तो दीवारें होंगी, तली होगी, 5 फलकों का क्षेत्रफल, क्योंकि ये स्क्वायर टाइप के 5 स्क्वायर हो गया, 5 एक की वैल्यू है वो भी 5 स्क्वायर 5 25 25 पंजे 125 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये तो हो गया 5 इसकी साइड। ऊपर जो है अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले की त्रिज्या व्यास है 4.2, रेडियस का होगा 2.1 सेंटीमीटर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 2.1 इंटू 2.1, 7 से काटते हैं, 7 के 21, 0.3, 21 का 63, 63 दूनी 100, ये है 27.72 सेंट। अब हमारे पास ऊपर वाला एक किनारा बच गया, ये किनारा, किनारे का क्षेत्रफल, उसमें क्या है, स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे, सर्कल, सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये माइनस करते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे 5 स्क्वायर 25, इसमें 7 से काट दो, 7 के 21, 0.3, 21 के 63, 13.86, इसमें माइनस करेंगे ये 25.00 से 13.8 से माइनस करेंगे 4,
एक और ये 1, ये वर्ग सेंटीमीटर। ये है किनारों का क्षेत्र। अब इन सभी को जोड़ दो। ग्लोब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 5 तो दीवारें होगी 125 प्लस ऊपर ये अर्धगोला हो गया, उसका है 27.72 और ये किनारे 11.1। अब पॉइंट से पहला जो डिजिट है 4 और 2 6, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 1 2 2 4 और 2 6 1। ये है ग्लोब का संपूर्ण पृष्ठीय अक्ष। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। मोड निकालना है इसमें, 5 नंबर क्वेश्चन है। तो मोड में टेबल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, सीधा ही हम मॉडल क्लास या बहुलक वर्ग। मॉडल क्लास क्या होगी? सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है हमारे पास ये 20। ये मॉडल क्लास है 125 से 145। तो हमारे पास जो कार्बन होगा वो क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम? सबसे पहले L लोअर लिमिट ऑफ बहुलक वर्ग, L की वैल्यू है 125। ये F1 होता है बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1। बैक में चलोगे F0, आगे बढ़ोगे F2। तो ये और H की वैल्यू क्या है? इनका डिफरेंस क्या है हमारे पास? डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है। तो सब लिखेंगे F1 20, F0 30, F2 ये है 14 और H की वैल्यू क्या है? ये है डिफरेंस 20। सब वैल्यू को पुट कर दो। अब वैल्यू पुट करेंगे, ये 125 प्लस F1 20 माइनस F0 30, F1 2F1 F1 का डबल करो 14, F0 13 और ये F2 क्या है? ये 14 इंटू 20 125। ये 7 बच गया। 40 में से 27 माइनस कर दो, ये 13 और गुना 20। निकट मिल गया 20 की 7 से गुना 125 140 बटे 13 से बात करो इसको। 13 × 13 1 आगे नहीं जाता पॉइंट तो 100 गया। 13 से 91 9 बच गया। फिर लगभग यही आएगा। ये 125 और 10 135.77। ये है बहुलक। 36वां क्वेश्चन, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि है, ज्ञात कीजिए। देखो ये तीसरे वर्ष का मतलब ये एक सीरीज से है। तीसरे वर्ष इसमें दे रखा हमें तीसरा पद 600 और 7वां पद 7वें वर्ष में 7वां पद है 700।
क्योंकि निश्चित संख्या मिली थी, इसका मतलब जो साधारण term निश्चित होता है, समान होता है। प्रथम वर्ष में उत्पादन, ये कि एक अमान निकालना। 10वें वर्ष में उत्पादन A10 टन, और इसमें क्या है, प्रथम 7 वर्षों का उत्पादन S7 सम ऑफ 7 टन, और 10 वर्षों का उत्पादन या अथवा बीच में इसमें S10। ये वैल्यू हमें निकालना, तो एक एक करके निकालेंगे। ये 2 टर्म हमें गिवन है, इसमें तीसरी टर्म को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D, एक डी कम लिखते हैं 600, और साथ में पद को A प्लस 6, ये है 700। 2 इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व कर लो, घटाने पर माइनस कर लो, कैंसिल हो जाएगा। 2 में से -4D, और ये है -100, माइनस से माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू 100/4, ये 25 आ गया। 25 किसी एक में रख दो, नंबर 1 से D की वैल्यू रखो, इसमें A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 600। A की वैल्यू 25 बड़ी 50, माइनस कर दो, 50 माइनस ये है 550। तो इसमें जो प्रथम वर्ष में उत्पादन है वो तो हमारे पास आ गया 550 टीवी सेट, ये है पहला पद। और 10वां पद कैसे निकालते हैं, A प्लस 9D। अब A हमारे पास 550, 9D की वैल्यू 25, 550, 25 में 225, 500 200 775, ये है 10वां पद। एक ये। अच्छा, इसमें है 7 पदों का टोटल निकालना है, S7 हमारे पास जो फार्मूला होता है S7n/2 2a n-1 इंटू d, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो इसमें n की जगह हमारे पास 7 रखो, इसमें S7 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू a 550 प्लस n-1 7-1 इंटू d 25, 7/2 ये हो गया 1100, और 25 का 150, 7/2 1100 और 150 1250, 2 से काट दो, 2 से 12 2 4 2 625 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 35, 7 14 और 3 17, 7 से 42 और 1 43। ये है प्रथम 7 वर्षों में उसका टीवी सेट का कुल उत्पादन। इसी तरह हम 10, इसमें 7 की जगह इसमें 10 आ जाएगा। ये आपके सेट क्वेश्चन, एक सोसाइटी के रेजिडेंस एसोसिएशन RWA ने एक सोसाइटी के पार्क में 3 बिजली के खंभों A B C लगाए। इन 3 खंभों के बावजूद पार्क के कुछ हिस्सों में बिजली अंधेरा है, इसलिए RWA और बिजली का खंभा D लगाने का फैसला किया। तो इसमें निकालना क्या है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है क्वेश्चन, ये फिगर है हमारे पास, और इससे देखते हम क्या पूछा गया है इसमें। ये तो 3 खंभे A B C, और चौथा खंभा उसकी पोजीशन क्या है, कंडीशन पढ़े पहले। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट क्या है, खंभे C की स्थिति क्या है। अब C की स्थिति क्या है, इसमें C जो पॉइंट है यहाँ लिख लेते हैं, C X की वैल्यू क्या है, C के सामने 7, और इसके सामने Y की वैल्यू क्या है, क्योंकि X एक्स और ये Y एक्स, Y की वैल्यू क्या है 4। ये तो स्थिति है 7 4, ये पॉइंट C की स्थिति है, तो 7 4 आ गया इसका आंसर। सेकंड, पार्क के कोने O से खंभे B की दूरी ज्ञात कीजिए। अब वो तो ओरिजिन है 0 0, और B की स्थिति क्या है, B के सामने क्या है, ये X की वैल्यू 4,
और y की वैल्यू क्या है 9। अब ओ बी ये डिस्टेंस यदि निकालना है दूरी के सूत्र से तो हम वैसे इस ट्राइंगल बनाकर ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले से। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों का स्क्वायर कर दो, 4 स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट 16 9 81, दोनों को जोड़ेंगे 7 और 9 97 रूट। ये डिस्टेंस आ जाएगा ओ से बी का डिस्टेंस। ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है इसका, ये फर्स्ट पार्ट उसमें क्या है, चौथे खंभे डी की स्थिति ज्ञात कीजिए ताकि 4 बिंदु ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज बना ले। अब समानांतर चतुर्भुज बनाने के लिए इसको ये है, अगर बी के सामने जो पॉइंट है, क्योंकि ये डायगोनल बनेंगे दोनों, तो इसके पॉइंट देखें। अब इस लाइन के ऊपर यदि देखें तो 1 2 3 4 खाने हैं, और इधर से लाइन देखें तो इसमें 1 2 3 4। तो यदि हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज। तो डी पॉइंट हम कौन सा लेंगे यहाँ 4, और y की वैल्यू क्या है यहाँ 0। तो डी की स्थिति हमारे पास है D 4 0, जिससे कि समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और यदि ये निकालना हो तो क्या हुआ है, क्वेश्चन तो हमारा हो गया। यदि ये निकालना हो खंभे ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी, तो ए का जो पोजीशन है क्या है, x की वैल्यू 1 और इधर y की वैल्यू क्या है 5, ये एक। तो दोनों को डिस्टेंस फार्मूले से हम दोनों का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। AC इज इक्वल टू 7 - 1 स्क्वायर और 4 - 5 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर 6 36 प्लस 1 37। ये है इसका डिस्टेंस। हाँ, 38वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। सड़क के दोनों ओर खड़े समान ऊंचाई के दो खंभों पर 2 होर्डिंग लगाए जाते हैं। ये खंभे हैं, 2 होर्डिंग लगा रखे हैं। अपने शहर को साफ सुथरा रखें, आगे स्कूल है धीरे चलिए। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण कम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों के बीच में जो है सड़क, ये खंभे हैं और बीच में सड़क है, उसके बीच में एक पॉइंट है। सड़क पर कोई पॉइंट है O, उससे खंभों के दोनों सिरों का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। और प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर, ये भी 20 और ये भी 20 मीटर। उपरोक्त जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या निकालना है, PO की लंबाई ज्ञात कीजिए। PO इसमें तो कौन सी त्रिभुज है, PO क्या हो, ये लिख भी लो। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर। PO क्या हो, कोण PO क्या हो 60 डिग्री। कोण ROS 30 डिग्री। और सड़क की चौड़ाई ये तो हमने निकाल लिया। अब इसमें त्रिभुज PO क्या हो में PO निकालना है। त्रिभुज PO क्या हो में जो साइड निकालनी है वो ऊपर लिखो PO, और जिसकी वैल्यू गिवन है वो नीचे PO। आधार बटे लंब, ये क्या होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा कोट 60 डिग्री। PO अपॉन PQ की वैल्यू 20, कोट 61/√3। PO की वैल्यू निकालोगे, 20 को ऊपर ले जाओ, 20 गुणा 1 बटे वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 नीचे है, रेशनलाइज कर लो, वर्गमूल 3 से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई, ऊपर 20 वर्गमूल 3 नीचे 3, ये है 20 वर्गमूल 3 बटे 3 मीटर। ये PO की लंबाई।
अब इसमें इस त्रिभुज में आर ओ भी निकालना, इसी तरह आर ओ निकालेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज आर ओ एस में आर ओ निकालना है, वो साइड ऊपर जो गिवन है आर एस वो नीचे, ये भी कोण ऑफ 30 डिग्री, आर ओ बाई 30 है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आर ओ इज इक्वल टू 20 √3, ये आर ओ। तो पहला हमारे पास जो आंसर है 20 वर्गमूल 3 और बाई 3 मीटर, और दूसरा है 20 वर्गमूल 3 मीटर। ये तो दो आंसर आ गए। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब सड़क पूरी चौड़ी है पी आर, तो पी ओ प्लस ओ आर, सड़क की चौड़ाई पी ओ प्लस ओ आर, दोनों को जोड़ दो, 20 वर्गमूल 3 बाई 3 प्लस 20 वर्गमूल 3, 20 दिया 60 और 20 80 वर्गमूल 3/3 मीटर। ये है सड़क की चौड़ाई। यदि खंभे, इसमें तो ये है, इसमें अथवा भी है, यदि खंभे पी के द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पी के का जो खंभा है, पी के द्वारा जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण ये 60 की जगह 45 हो, तो उसमें पी ओ की लंबाई, इसमें कोट 60 की जगह कोट 45 हो जाएगा, और कोट 45 क्या होता है, वो 1 होता है, तो इसमें 1 रखेंगे और उसमें क्या आ जाएगी, दोनों सेम आ जाएगी, क्योंकि ये 45 है और ये 90 डिग्री है, ये भी 45 हुआ है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो ये भी क्या होगा उस स्थिति में 20 मीटर, ये 20 मीटर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह एक वीडियो के हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।